हे एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा और आज हम वापस से कंटिन्यू करेंगे हमारे ज्योग्राफी सेशंस को। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था विंड सिस्टम पढ़ना। उससे पहले प्रेशर सिस्टम खत्म किया था, प्रेशर बेल्ट्स पूरे समझे थे, राइट? आई होप यू रिमेंबर। प्रेशर सेल्स पढ़े थे, हैडले, फेरल एंड पोलर सेल्स। और उसके बाद में हमने विंड सिस्टम स्टार्ट किया था। विंड सिस्टम में भी हमने क्या पढ़ा था? हमने प्राइमरी विंड्स को या प्लैनेटरी विंड्स या जिन्हें परमानेंट विंड्स बोलते हैं, इनवेरिएबल विंड्स बोलते हैं, वो हमने पढ़ी थी। जिसमें कौन कौन सी 3 मेजर विंड्स हमने पढ़ी थी? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे सीजनल विंड्स या जिन्हें सेकेंडरी विंड्स बोलते हैं। प्राइमरी जो कि ग्लोबल इंपैक्ट डालती हैं, सेकेंडरी उसके नीचे लेवल की यानी कि उससे कम स्केल वाली जो कि कम एरिया में अपना इंपैक्ट दिखाएंगी, किसी रीजन में दिखाएंगी या पर्टिकुलरली किसी सीजन में दिखाएंगी, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी या सीजनल विंड्स। और इसके बाद में एक और लेवल ऑफ विंड्स हम पढ़ेंगे, लोकल विंड्स, जिन्हें टर्शरी विंड्स भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारा विंड सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑन सीजनल विंड्स। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 3 तरह की विंड्स हमको पढ़नी है। पहली थी प्राइमरी जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमने ट्रेड विंड्स पढ़ ली, वेस्टर्लीज पढ़ ली एंड उसके अलावा ईस्टर्लीज पढ़ ली। हाँ, ओके। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी विंड्स को और उसके बाद एक लेक्चर आएगा टर्शरी विंड्स का, जिसे हम लोकल विंड्स भी कहते हैं ना। सेकेंडरी विंड्स क्या होती हैं वो भी अभी मैंने ब्रीफ आपको बता दिया था। सेकेंडरी विंड्स को सीजनल, पीरियोडिक या वेरिएबल विंड्स भी कहते हैं। सीजनल क्योंकि किसी पर्टिकुलर सीजन में देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंडिया में मानसून। और इंडिया में मानसून के साथ मुझे पता है बहुत ह्यूज डिमांड है कि मैं मानसून इन इंडिया पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, क्लाइमेटोलॉजी बिना मानसून के खत्म हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल पढ़ाएंगे, डू नॉट वरी। अच्छा, आगे बढ़ें उससे पहले पीडीएफ मैं भूल जाऊंगी, वरना पीडीएफ आपको मिल जाएगा parchamclasses.in वेबसाइट से। और जिनके पास ऐप का सब्सक्रिप्शन है, परचम ऐप पे आपने पीडीएफ का पूरा सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पैकेजेस में ऐड हो जाएगा। पूरा जो विंड वाला चैप्टर है वो एक ही पीडीएफ बन के आपको वेबसाइट पे मिलेगा, टुकड़ों में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऐप वालों को तो एज एन हाउ ऐड होता जाता है। चलिए, तो सीजनल, पीरियोडिक एंड वेरिएबल विंड्स। पीरियोडिक क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़े पीरियड्स में चलती हैं ये। पूरे साल अगर हमेशा चलती तो ये प्राइमरी विंड्स बन जाती है ना। और वेरिएबल होती है अगेन बिकॉज परमानेंट नेचर नहीं है, कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। जैसे मानसून की बात करें, मंथ्स फिक्स है, लेकिन वो पीरियड भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि पीरियड फिक्स नहीं है। मानसून कभी जुलाई अगस्त में आ गया और कभी जनवरी फरवरी में आ गया, कभी अक्टूबर नवंबर में आ गया, ऐसा नहीं होता ना। पीरियड फिक्स है लेकिन सीजनल नेचर होता है और वेरिएबल है, यानी पूरे साल एक जैसी नहीं चलती हैं ये हवाएं या पूरे हमेशा एक जैसी नहीं चलती, इसलिए इनको कहते हैं। तो देख लीजिए, सीजनल, दे चेंज द डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, जैसे कि मॉनसून्स। उसके अलावा पीरियोडिक विंड्स क्योंकि पीरियोडिकली बहती हैं। जैसे कि हम बात करेंगे अभी लैंड एंड सी ब्रीज देखेंगे कि दिन के टाइम में कौन सी ब्रीज आ रही है, रात के टाइम में कौन सी ब्रीज आ रही है, तो एक पीरियड में एक ब्रीज चलती है ना। तो इसलिए इनको पीरियोडिक विंड्स भी कहते हैं। आई होप यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हमें आज के लेक्चर में क्या करना है, बहुत लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है। हम इन्हीं ये जो हमने बात की है कुछ सीजनल विंड्स या सेकेंडरी विंड्स की, उन्हीं को हमें डिस्कस करना है। जैसे मॉनसून्स इन इंडिया, आज बहुत छोटा सा ब्रीफ इसका दूंगी मैं, उसके बाद ऑफ कोर्स हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। लैंड एंड सी ब्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी विंड्स, ओके, बिकॉज जहाँ पे भी समुद्र और उसके पास की ज़मीन होगी वहाँ पे ये ब्रीज इंटरप्ले में आती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये इंटरप्ले में आती है। माउंटेन एंड वैली ब्रीज, जहाँ पे भी पहाड़ और घाटी वाला पूरा एक सिनेरियो होगा वहाँ पे ये हवाएं चलती हैं, इसलिए अगेन इनको सेकेंडरी बोलते हैं। जहाँ पहाड़ और घाटियाँ नहीं होंगी वहाँ ये नहीं चलेंगी। तो ये सारी हमें डिस्कस करनी है, मानसून, लैंड, सी ब्रीज, माउंटेन, वैली ब्रीज। और कैटाबैटिक और एनाबैटिक क्या होता है, ये टर्म भी कई बार कन्फ्यूज करती है, वो भी आज हम समझेंगे। और फिर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे लोकल विंड्स का। ओके, ये आपको ब्रीफ हो गया पूरे लेक्चर का। अब चलो स्टार्टिंग विथ मॉनसून्स। अब देखो, मॉनसून्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। मॉनसून्स को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि जब विंड्स अपनी हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं सीजनली, उसको मॉनसून कहा जाता है। तो अब यहाँ पहले मैप से समझो, एंड आई रियली होप आपको ये चीज़ ढंग से बड़ा दिख जाए। तो ये देखो, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ये तो आपको सबको पता है। कर्क रेखा गुजरती है, ये जा रही है कर्क रेखा, ठीक है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ दिस इज इक्वेटर, ये रहा इंडिया, है ना, ये पूरा इंडिया आ रहा है। तो अब जरा मुझे बताइएगा, पिछले क्लास को रेफर करते हुए, कि इक्वेटर
और ये जो ट्रॉपिक्स वाला हिस्सा है, इतना इतना हिस्सा पकड़ लीजिए, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, यहाँ पे कौन सी हवाएं चलती हैं? ट्रेड विंड्स चलती हैं। ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन क्या था, जरा याद करो। इस तरह से ट्रेड विंड्स चलती हैं। ये रहा आपका इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री इक्वेटर में इस तरह से ट्रेड विंड्स चलती हैं, यानी कि अगर आप डायरेक्शन स्पेसिफिक होकर बात करना चाहो तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ ईस्ट से टुवर्ड्स इक्वेटर आएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और साउथ ईस्ट से टुवर्ड्स इक्वेटर आएंगी सदर्न हेमिस्फेयर में, और सीधे नहीं चलती हैं। क्यों? ये थोड़ी सी तिरछी होती हैं, ये भी हमने अच्छे से बात कर ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट हमने बात की थी। नाउ तो ये जो स्कीम है ये है, देखो यहाँ पे, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, ये रहा जनवरी के अंदर नॉर्मल तरीके से हवाएं चल रही हैं। इंडिया का जो अधिकतर हिस्सा इस एरिया में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी हवाएं अपने नॉर्मल डायरेक्शन में चल रही हैं, ट्रेड विंड्स। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ पे अटेंशन, जैसे ही एक पर्टिकुलर सीजन आया, और वो सीजन कौन सा है? सीजन कौन सा है? जून। अब हवाएं अपना रुख बदलेंगी। ये क्यों होता है थोड़ा सा ब्रीफ अभी दूंगी, और मेजरली हम मॉनसून चैप्टर में इसका जिक्र करेंगे। तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ से भी अप्रॉक्स 30 डिग्री साउथ ले लो। अब देखो नॉर्मल हवाएं इस तरह से चलनी चाहिए थी, ट्रेड विंड्स। अब क्या हो जाता है, क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्या है ये? याद करो, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे सूरज की सीधी रोशनी पड़ेगी, जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा हवा राइज करेगी और लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाती है। नॉर्मली लो प्रेशर बेल्ट कहाँ रहनी चाहिए थी? इक्वेटर पे रहनी चाहिए थी, बिकॉज सूरज की रेज सीधे यहाँ आती है, इंसोलेशन हाई होता है, और यहाँ से राइज कर रही थी हवाएं, और ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ था। नाउ इन जून व्हाट हैपेंस, जो सन है वो नदर्न हेमिस्फेयर में सीधा अपनी रेज डालता है, उस वजह से नदर्न हेमिस्फेयर में भी कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सो मैक्सिमम इंसोलेशन जून के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन अपना डाल रहा होता है, यहाँ से मैक्सिमम राइजिंग ऑफ एयर होता है, यहाँ मिनिमम प्रेशर होता है। इस वजह से ये जो ITCZ इक्वेटर पे होना था वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, यानी ये हो जाता है सिवियर लो प्रेशर जोन, और इसी को ITCZ हम बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, ऊपर चला गया ना। जैसे ही ये ऊपर शिफ्ट होता है तो क्या होता है कि जो इक्वेटर था, यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आ रही थी, इन ट्रेड विंड्स की बात करें तो अब देखो जो सी है, यहाँ के पानी का प्रेशर हाई होगा, यहाँ के पानी का प्रेशर हाई होगा। वाई? बिकॉज लैंड पे इतनी गर्मी है कि यहाँ से हवा बहुत राइज कर रही है, लो प्रेशर एरिया हो गया, पानी में हाई प्रेशर एरिया हो गया, तो जो ट्रेड विंड्स है वो इस तरफ मूव करने लग गई। नाउ मोर ओवर ये जो ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स द इक्वेटर आ रही थी सदर्न हेमिस्फेयर से, ये अपने नेचुरल एक रूट तक आती हैं, लेकिन इनको दिखता है अरे हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गया? वो तो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करती हैं, है ना, ये आगे बढ़ती हैं यही वाली हवाएं, क्योंकि इनको लो प्रेशर तक जाना है हाई प्रेशर से, लेकिन सीधे ना जाके कहाँ मुड़ जाएंगी? राइट साइड में, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो इनका डायरेक्शन हो जाता है रिवर्स। जहां इनका डायरेक्शन होना चाहिए था नॉर्मली इनका डायरेक्शन होना चाहिए था दिस साइड, लेकिन क्योंकि ITCZ शिफ्ट हो गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये जो हवाएं आती हैं ये अपना डायरेक्शन रिवर्स करके और इस दिशा में बहने लग जाती है। और ये कब होता है? एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितने भी आपको देश मिलेंगे उन सब जगह जो हैं उन सब जगह फिनोमेना देखने को मिलता है, और इसको कहते हैं हम मॉनसून। मैंने बहुत ब्रीफ में, बहुत संक्षिप्त में, बहुत ब्रीफ में अभी आपको सिर्फ एक हिंट दिया है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ना है। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जनवरी में जो विंड्स थी, जो ट्रेड विंड्स थी, वो अपना नेचुरल बिहेवियर शो कर रही थी, टुवर्ड्स द इक्वेटर आ रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरा सीजन चेंज हुआ विंड्स में रिवर्सल देखने को मिला उनके डायरेक्शन में। और क्योंकि पर्टिकुलर सीजन में देखने को मिलता है इसलिए मॉनसून्स को क्या कहा जाता है? मॉनसून्स आर सीजनल विंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट रिवर्सल इन द डायरेक्शन फ्रॉम वन सीजन टू अनदर, ठीक है। सीजन चेंज होगा, ITCZ वापस नीचे आएगा और ये हवाओं का रुख वापस चेंज हो जाएगा, नॉर्मल ट्रेड विंड्स की तरह बहने लग जाएंगी। ओके, एंड
और जो भी डिस्कशन है बाद में ढंग से समझाऊंगी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। मॉनसून्स को ट्रेडिशनली कैसे एक्सप्लेन किया जाता था ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला, उसमें लैंड और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट डाल दिया जाता था। ट्रेडिशनली ये कहा जाता था कि ठीक है भाई, गर्मियाँ आ गई तो ज़मीन क्या होगी, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी और उसकी एयर राइज कर जाएगी, तो ज़मीन के ऊपर लो प्रेशर हो गया और पानी में हाई प्रेशर हो गया। इस वजह से जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहने लग गई और इसलिए मानसून आया। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो था उसको लैंड एंड सी ब्रीज की तरह देखा जाता था कि जब बड़े पैमाने पे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज चलेगी तो उसको मानसून कह देंगे। बट नाउ वी नो दैट इट इज़ अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ trade winds, and why? Because of this intertropical convergence zone shifting to the north. Now they blow from sea to land in summer and land to sea in winter. हवाएं तो इसी तरह से चलती हैं। देखो, विंटर की हम बात करें तो लैंड से सी की तरफ आ रही है और समर्स की बात करोगे तो सी से लैंड की तरफ जा रही है। इसलिए इनको ट्रेडिशनली पहले लैंड और सी ब्रीज कॉन्सेप्ट ऑन अ लार्ज स्केल कहा जाता था। नाउ वी नो दैट दीज आर सीजनल विंड्स। हमने इसको सीजनल विंड नाम दिया है कि पर्टिकुलर सीजन में ही ये बिहेवियर देखने को मिलता है और इसको हम मानसून कहते हैं। आई होप मानसून का बहुत छोटा सा ब्रीफ समझ में आ गया होगा। फिर दूसरे तरह की जो सीजनल विंड हमें पढ़नी है या सेकेंडरी विंड हमें पढ़नी है, दैट इज लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज अभी भी देखा हमने, वापस और देखते हैं। देखो, लैंड एंड सी ब्रीज कहाँ होगा, कौन से एरिया में होगा? समुद्र के आसपास वाले एरिया में, पानी के आसपास वाले एरिया में देखने को मिलेगा, इसलिए ये सेकेंडरी विंड्स कहलाती है। पूरी दुनिया में हर जगह देखने को नहीं मिलता, मेन लैंड पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जैसे आपको गोवा और बॉम्बे साइड में देखने को मिल जाएगा, दिल्ली चंडीगढ़ में देखने को नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए ये परमानेंट नहीं है, ये विंड्स ये सेकेंडरी नेचर की है, सीजनल नेचर है। अब देखो इसमें क्या होगा, डे टाइम की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या होता है, हमने स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पानी की स्पेसिफिक हीट कैसी होती है? हाई होती है, यानी ये गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। जब हम डे टाइम की बात करें तो ये जो ज़मीन है ये जल्दी गर्म हो गई, जल्दी गर्म हुई तो यहाँ की एयर राइज हो जाएगी, वार्म होने के कारण राइज हो गई तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। जबकि यहाँ की हवा इतनी गर्म नहीं हुई है, राइज नहीं हुई है, तो ये हाई प्रेशर एरिया हो गया। हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं? हाई से लो चलती हैं, तो ये आ गई आपकी सी ब्रीज। कहाँ से आ रही है हवा? सी से आ रही है, इसलिए ठंडी हवा जमीन की तरफ आती है। यहाँ की हवा तो ठंडी होगी ना, इतनी गर्म नहीं हुई है, तो कूल सी ब्रीज चलना शुरू होती है और फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस से यहाँ से साइकिल कंटिन्यूस चलने लग जाएगी, ठीक है। तो लैंड हीट्स अप फास्टर, पानी के मुकाबले गर्म जल्दी हो जाता है, राइज करता है, लो प्रेशर एरिया हो गया। सी रिलेटिवली कूल है, प्रेशर रिलेटिवली हाई होगा सी पे, तो प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, हाई से लो पे ये चली सी टू लैंड और इसको सी ब्रीज बोलते हैं। ठंडी ठंडी हवा समुद्र से आती है ना, कभी आप समुद्र के किनारे बैठो तो ठंडी हवा आती है, गर्म हवा नहीं आती, राइट, दैट इज द रीजन। चलिए अब रात में क्या होगा भाई, रात की कहानी क्या है? रात की कहानी ये है कि ये जो ज़मीन थी इसने हीट क्या की, जल्दी लूज कर दी। हाँ, जब ये जल्दी हीट लूज कर रहा है यानी ये ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा। पानी गर्म भी देर से होता है, ठंडा भी देर से होता है, तो इसने अपनी हीट लूज कर दी, यानी कि अब ये डेंस हो गई हवा यहाँ की ठंडी होने की वजह से। जैसे हवा यहाँ पे ठंडी हुई तो ये कौन सा एरिया हो गया? हाई प्रेशर का एरिया हो गया। जबकि पानी अभी भी थोड़ा गुनगुना है, पानी अभी भी थोड़ा गुनगुना है और यहाँ पे लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ की हवा अभी भी उतनी ठंडी नहीं हुई, उतनी डेंस नहीं हुई। ग्रेडियंट बन गया, हवा कहाँ से कहाँ चलेगी? हाई से लो की तरफ, तो ये चलती है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज चलना शुरू होती है, ठीक है। देख लीजिए नाइट में क्या होता है, लैंड अपनी हीट जल्दी लूज कर देता है और एयर डेंस हो जाती है, हाई प्रेशर हो जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट बना लैंड टू सी और लैंड ब्रीज ब्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो यही चक्र चलता रहता है, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर एरिया में, एरिया नहीं बोलेंगे, ये एरिया इन द सेंस ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर समुद्र के पास ही ऐसा होगा, हर वाटर बॉडी के आसपास आपको ये विंड्स देखने को मिलेगी, इसलिए इनको सेकेंडरी कहा जाता है। लोकल विंड्स भी आती हैं। लोकल विंड्स पर्टिकुलरली और स्मॉलर एरिया में चलती हैं, उनका इम्पैक्ट भी और कम होता है। जैसे कि हम बात करें, इंडिया में बहुत पॉपुलर एक लोकल विंड है लू, है ना, लू, जो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है, गर्म हवा होती है वो।
तो वो आपको ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत जगह देखने को मिलेगी, नहीं, वो इंडिया में ही, इंडिया में भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में या रीजन में देखने को मिलेगी, तो वो लोकल रीजन हो गया। जबकि लैंड एंड सी ब्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हर लैंड और सी वाले जो सिस्टम होगा वहां पे देखने को मिलेगा, इसलिए इसको सेकेंडरी माना जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी विंड होगी वो और छोटे एरिया में सिमट के रह जाती है, उसका इम्पैक्ट और लोकलाइज्ड होता है, इसका इम्पैक्ट थोड़ा बड़ा होगा। फाइन, चलिए, आई होप ये भी क्लियर है। फिर हम आते हैं माउंटेन एंड वैली ब्रीज पे, विंड्स पे। अब माउंटेन एंड वैली विंड्स क्या होंगी समझो, पढ़ चुके हैं पहले, जब हमने क्या पढ़ा था, आई थिंक हम जब एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी। चलिए, माउंटेन एंड वैली विंड्स है तो कहाँ इंटरप्ले में आएंगी, जहाँ पे पहाड़ और घाटियाँ होंगी। ठीक है, वेरी गुड। अब दिन में क्या होगा, देखो, जहाँ भी पहाड़ होते हैं, जहाँ भी ऐसी चोटियाँ होती हैं, तो जो हायर एरियाज होंगे पहाड़ के, जो सन फेसिंग स्लोप होती हैं, जहाँ सूरज की तरफ फेस हो रखा है पहाड़ का, तो वहाँ पे सूरज की रेज पड़ रही हैं। ओके, घाटी तक, अंदर तक तो नहीं पड़ती, वो ऊंचे ऊंचे एरियाज पे सन फेसिंग साइड पे पड़ेंगी, और ये सरफेस हो जाएगा फटाफट से गर्म, बिकॉज सरफेसेस जल्दी हीट अप हो जाते हैं, और यहाँ की जो सरफेस वाली हवा होगी ये ऊपर राइज कर जाएगी। जैसे जैसे राइज होगी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे यही लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यस, क्योंकि यहाँ की हवा गर्म होती राइज कर गई। अब जैसे ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ और नीचे की जो हवा थी वो अभी भी हाई प्रेशर में है, बिकॉज ये गर्म होके ऊपर नहीं उठी, हवा कहाँ से कहाँ जाएगी। अच्छा, ऊपर से तो नीचे आ ही नहीं सकती ना, ऊपर तो बहुत लेस डेंस हवा होती है, ऊपर जाते जाते हवा स्कैटर हो जाती है ना, प्रेशर कम होता है, तो यहाँ तो वैसे ही लेस डेंस एयर है, तो हाई प्रेशर तो नीचे ही है। आप बोलोगे मैम यहाँ से क्यों नहीं आ जाती हवा नीचे, बिकॉज यहाँ हाई प्रेशर है ही नहीं, जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर जाते हो प्रेशर लो हो जाता है, पढ़ा था ना हमने प्रेशर का। सो अब क्या होता है कि यहाँ हाई प्रेशर है, तो ये जो हवा है वो वैली से माउंटेन के टॉप तक जाती है। इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वैली से ऊपर जाना शुरू हो रही है, इसको कह देते हैं वैली ब्रीज। वैली ब्रीज कब होगा, ये दिन के समय में होगा, जब सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ चमक रहा है या गर्मी दे रहा है और हवा थोड़ी स्थिर है, स्टिल है। अगर बहुत ज़्यादा मिक्सिंग वाली एयर होगी, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो इतना ज़्यादा ये फिनोमिनन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एयर मिक्स हो गई हर तरफ की, ऊपर नीचे हर जगह की, राइट। तो अगर डे टाइम है, सन की हीटिंग अच्छी आ रही है, बादल वगैरह क्लाउड कवर इतना नहीं है, तो यहाँ की एयर फटाफट से राइज कर जाएगी, लो प्रेशर हुआ, नीचे से एयर ने उसकी जगह ले ली। अब जो जगह ली ना, वो बिल्कुल सरफेस 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 होते हुए ही जाएगी, क्योंकि इसी तरह से यही सरफेस वाली एयर ही उठ रही है, तो इसी तरह से ये राइज हो जाती है, इसको कहते हैं वैली ब्रीज। सिंपल एज दैट। ना यहाँ पे एक और चीज समझ लो, चलो वो एनाबैटिक और कैटाबैटिक में समझाएंगे। तो स्लोप्स जो सन की तरफ फेसिंग होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, वैली वाली जो एयर है वो अप स्लोप मूव करती है, अप स्लोप यानी ढलान से ऊपर 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 जाती जाएगी टू फिल द रिजल्टिंग गैप, और इसको बोलते हैं वैली ब्रीज। इसी को एनाबैटिक विंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाबैटिक। एनाबैटिक यानी ऊपर चढ़ती हुई एनाबैटिक, और इसी को अप स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप से ऊपर जाती हुई हवा। ठीक है, अब इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं क्या नहीं, अभी वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब आ जाते हैं रात में क्या होता है, इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। रात हुई, ठंडी ठंडी रात है, वाई, बिकॉज ऊपर की जो पत्थर है वो जल्दी से अपनी हीट लूज कर देगा, है ना। सर्दी वाली रात के अंदर ये जो फिनोमेना है ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो अभी हम समझने वाले हैं, अदरवाइज भी देखने को मिल जाएगा। जब रात होती है तो ये जो हिल के ऊपर वाले या माउंटेन के ऊपर वाले सर्फेसेस होते हैं वो जल्दी से अपनी हीट लूज कर देते हैं, राइट। और जितना कम क्लाउड कवर होगा उतनी जल्दी और लूज करेंगे, सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो जैसे इन्होंने हीट लूज की यानी कि ये ठंडे हो गए यानी हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। ओके, नीचे वाला जो एरिया था, जो घाटी थी, अंदर वैली जो थी, वैली कंपैरेटिवली जल्दी अपनी हीट लूज नहीं करेगी, है। गुनगुनी तो ये भी होती है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल चिल्ड ठंडी रहेगी, नहीं, यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन टॉप के मुकाबले बहुत कम बढ़ता है, राइट। अब क्या हुआ, रात में इसने फटाफट अपनी हीट लूज कर दी, लेकिन वैली ने अपनी हीट लूज नहीं की, इस वजह से यहाँ हो गया हाई प्रेशर, हीट लूज कर दी यानी ठंडी हो गई है। और ये अभी तक थोड़ी गुनगुनी है, गुनगुनी मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज गर्म नहीं बोल सकती ज़्यादा, है ना। सो यहाँ पे लो प्रेशर है, हवा कहाँ से कहाँ जाएगी, ये हवा जो कि ठंडी है ये हैवी है, और ग्रेविटी के चक्कर में ये नीचे फ्लो करना स्लाइड करेगी, ये ऐसे उड़ती उड़ती नहीं आएगी, ये इसी ढलान के किनारे 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 नीचे स्लाइड करेगी, जैसे पानी स्लाइड करता है, और इसको बोलते हैं हम माउंटेन
विंड या कैटाबैटिक विंड या डाउन स्लोप विंड। कैटाबैटिक का मतलब होता है जो ढलान से नीचे जा रहा हो, डाउन स्लोप जा रहा हो, और इसी को माउंटेन विंड, माउंटेन के टॉप से शुरू हुई है ना तो माउंटेन विंड बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाते हैं उन टर्मिनोलॉजीज पे जो शायद कंफ्यूज कर देती हैं। कॉन्सेप्ट यही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बस इसकी इम्प्लीकेशंस थोड़े से और समझ लो। कभी आपसे अगर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछ लिया जाए, आंसर राइटिंग कर ली जाए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर रहने चाहिए। देखो, एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक। एनाबैटिक यानी अप स्लोप मूवमेंट, कैटाबैटिक यानी डाउन स्लोप मूवमेंट। इतनी बात तो समझ में आ गई? वेरी गुड। एनाबैटिक में देखो, जो हमने बात अभी की थी, ये रहा एनाबैटिक के जो ऊपर की गर्म हवा होती है, हिल टॉप की, प्लेट्यू टॉप की, माउंटेन टॉप की, वो जैसे ही गर्म होगी वो राइज कर जाएगी। राइज करेगी तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि यहाँ पे लो प्रेशर हुआ तो नीचे वाली हवा ने उसकी जगह ले ली और इस वजह से वैली ब्रीज चली या हवा ऊपर चली, यानी एनाबैटिक मूवमेंट हुआ। दूसरी चीज़, ये जो हवा राइज हो रही है ये क्या करेगी, ये ऊपर जाते ही, क्योंकि ऑलरेडी पहाड़ ऊंचे हैं, है ना, टेम्परेचर ऊपर जाते जाते और एकदम से ठंडा होगा, तो जैसे ही हवा राइज करती है और एक सेट हाइट पे पहुंचती है, ऑल्टीट्यूड पे पहुंचती है, एकदम से अपने ड्यू पॉइंट से नीचे चली जाती है, यानी कि कंडेंस हो जाती है, बादल बना लेती है। और ये जो बादल बनते हैं ना, ये क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स देखें, अभी इस बार मानसून में मैंने बहुत देखे थे, बिल्कुल रुई के बहुत सारे गुच्छों जैसे बादल होते हैं, मोटे मोटे फ्लफी से क्लाउड्स होते हैं, ऐसे नहीं कि सपाट से क्लाउड्स हो, वेरी फ्लफी क्लाउड्स आपको अलग दिख जाएंगे, जैसे रुई के गोले हैं बहुत सारे, वो होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। सो वार्म विंड्स जो कि ब्लो अप करती हैं स्टीप स्लोप में या माउंटेन साइड में बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ द स्लोप थ्रू इंसुलेशन, उनको कहते हैं एनाबैटिक विंड्स। नाउ ये यूजुअली डे टाइम में होती है, काम सनी वेदर में। ऑफ कोर्स आपको इंसुलेशन चाहिए, सन चाहिए, काम वेदर चाहिए, ताकि मिक्सिंग ऑफ एयर नहीं हो, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि पूरी जो आसपास की हवा है वो थोड़ा अलग टेम्परेचर्स की हो, अलग प्रेशर्स को रिजल्ट करे। ठीक है, फाइन। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये ऊपर उठती हुई हवा है ना, ऊपर उठती हुई हवा है, तो जो ग्लाइडर्स होते हैं ना, जो माउंटेन पे जाके ग्लाइडर्स चलाते हैं, तो ग्लाइडर्स इस हवा का इस्तेमाल करते हैं कि और अगर ऊंचाई पे जाना है तो वो डे टाइम में इसलिए ग्लाइडिंग की जाती है, रात में ग्लाइडिंग नहीं करते, एक तो दिखता नहीं है और दूसरा हवा नीचे आती हुई होती है। ठीक है, सो ग्लाइडर पायलट जो होते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एयरक्राफ्ट की ऑल्टीट्यूड बढ़ाने के लिए और ऊंचाई पे जाने के लिए, बिकॉज हवा से उनको मदद मिल रही है। ओके, नाउ डेट्रीमेंटल टू मैक्सिमम डाउनहिल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट्स। जो साइकिलिंग करते हैं लोग, जो पहाड़ियों पे साइकिलिंग करते हैं ना, एकदम से नीचे जब उतर रहे होते हैं तो ये हवा उनके ऑपोजिट काम कर रही होती है, बिकॉज हवा जा रही है ऊपर, वो जा रहे हैं नीचे, तो वो उनकी स्पीड को फ्रिक्शन के थ्रू कम कर देती है, तो साइक्लिस्ट के लिए नुकसानदायक होती है ना, उनको इतना मजा नहीं लेने देती बिकॉज स्पीड तोड़ देती है और एयरक्राफ्ट को ऑल्टीट्यूड तक पहुंचाने में हेल्प करती है। नाउ एयर, ये जो मैंने आपको क्यूमुलस क्लाउड वाली बात बताई वो लिखा हुआ है, एयर राइजेस टू रीच अ हाइट, एयर ऊपर उठती रहेगी, यहाँ से ये वाली जो एयर गर्म हुई ये ऊपर उठती रही, ऊपर उठी, यहाँ ठंडी हुई, इसने बादल बनाए। ठीक है, बादल बनाए किस तरह के? क्यूमुलस क्लाउड, और वो उसने रेन की। ठीक है, फिर वो आ गए, फिर ये यहाँ लो प्रेशर था, फिर ये पूरा साइकिल इस तरह से चलता रहता है, राइट, रात हो जाती है एंड ऑल दैट, फाइन। Commonly result into formation of cumulus clouds and producing rain, और कभी कभी thunderstorms भी होती हैं। ठीक है, तो ये फिनोमिनन आपको समझ में आ गया, एनाबैटिक विंड्स। अब हम आ जाते हैं फटाफट कैटाबैटिक पे। कैटाबैटिक में मैंने लिखा अभी एक ही सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो में समझाऊंगी आपको। कैटाबैटिक विंड मैंने क्या बताया, कैटाबैसिस या कैटाबेसिस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूविंग डाउन, मूविंग डाउन। तो हिल से जब नीचे की ओर आने लगती है हवा, उसको कैटाबैटिक फ्लो या कैटाबैटिक विंड बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, कब होगा ये फिनोमिना? नाइट में? ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि बहुत ठंडे एरियाज हों, ग्लेशियर्स हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स में तो हमेशा ठंडा रहता है, ऊपर हमेशा ठंडा रहता है, यहाँ की हमेशा एयर जो है वो डेंस मिलेगी आपको, है ना, और वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से पुल होगी ही होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नाइट कंडीशंस ही चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी पहाड़ की बात करो जो कि बर्फ़ से ढके हुए नहीं हो, एकदम कोल्ड एरियाज़ में या फिर पोलर एरियाज़ में नहीं हो, तो नाइट में ये फिनोमिनन ज़्यादा देखने को मिलेगा, सर्द रातों में फिनोमिनन ज़्यादा देखने को मिलेगा, लो टेम्परेचर्स में फिनोमिनन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, और जितना ज़्यादा डेंस होगी हवा उतनी ही तेज़ी से नीचे आएगी, बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट कितना है उस पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे
फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि जो हवा नीचे आ रही है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, कितनी तेज़ आएगी वो हवा। जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा यानी ऊपर बहुत डेंस हवा है, नीचे इतनी डेंस नहीं है तो बहुत तेज़ी से आएगी। अगर ऊपर भी डेंस है नीचे भी डेंस है लेकिन ऊपर थोड़ी ज़्यादा डेंस है तो वो धीरे धीरे आएगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि हवा की स्पीड क्या रहने वाली है। ठीक है, चलिए। सो नॉर्मली अगर हम कैटाबैटिक विंड की बात करें तो रात में ये स्टार्ट होती है। रेडिएशनल कूलिंग जब हो जाती है हिल या माउंटेन या प्लेट्यू टॉप की, रेडिएशनल कूलिंग यानी रेडिएशन लूज कर दिए इसने और यहाँ ठंडा हो गया। अब ये हवा जो ठंडी हुई है डेंस है वो नीचे मूव करेगी ग्रेविटी के चलते भी और प्रेशर ग्रेडियंट के चलते भी, क्योंकि यहाँ हैवी हो गई यहाँ लेस डेंस थी। ठीक है, डेंस एयर ड्रेन्स डाउनवर्ड। ड्रेन्स वर्ड इंपॉर्टेंट है। ड्रेन यानी कि बिल्कुल इस स्लोप के अड़ते ये चलती है। ठीक है, दैट इज ड्रेन, जैसे पानी ड्रेन होता है। और इसको बोलते हैं फॉल विंड। क्या बोलते हैं? फॉल। इट इज फॉलिंग। जैसे पत्थर आप यहाँ रख दो, अब ये लुढ़केगा ना नीचे, है ना, सतह को टच होता लुढ़केगा ना, इसी तरह से ये विंड सरफेस को टच होते फ्लो करती है, इसलिए इसको फॉल विंड बोलते हैं। ओके, अगर हम बात करें फॉल विंड की तो ये कोल्ड विंड होगी साहब, यानी कि ऊपर ये जो डेंस हवा थी ये ठंडी थी और ये फॉल हो रही है, ये पूरे एरिया में ठंडक लेकर के आएगी। और ये ठंडी हवा जाके कहाँ जमेगी? ये अगर आप ऐसे देखो, ये वैली है तो ये ठंडी हवा यहाँ आके जमेगी। ये ठंडी हवा गिरी और यहाँ आके जम गई। और अगर कोई वैली में रह रहा होता, कोई प्लांटेशन होती, कोई खेती होती, तो वो पूरी ठंड से मिस्ट फॉर्म हो चुकी होती, ठंड से जम जाती, गलने लग जाते पौधे। इसलिए जहाँ पे ये कैटाबैटिक फॉल विंड्स नीचे की तरफ आती हैं, यानी ठंडी हवाएं पहाड़ी से नीचे उतरती हैं, लोग घाटियों में नहीं रहते, लोग यहाँ स्लोप्स पे या यहाँ ऊपर ढलानों पे रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब जो कैटाबैटिक विंड्स हैं, हर केस में ज़रूरी नहीं है कि ठंडी हवा ही नीचे आए। कुछ केसेस में क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे हम जब लोकल विंड्स पढ़ेंगे, आगे भी ये चर्चा आएगी जब हम क्लाउड्स एट्सेट्रा पढ़ेंगे, तो देखिए जब पहाड़ होता है यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही है, यानी कि नमी वाली हवा आ रही है। पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इनका टेम्परेचर भी ठंडा होता है और ऊपर ऑल्टीट्यूड में भी ठंडक होती है। जब ये हवा ऊपर आती हैं, ऊपर आते आते ठंडी हो जाती है, इन्होंने बना लिए बादल, यहाँ हो गई बारिश। अब बादल बनाने के बाद, अपना मॉइस्चर लूज करने के बाद, ये हवा जाती है लीवर्ड साइड। ये कौन सी साइड होती है? लीवर्ड, जहाँ पे बारिश नहीं हुई। जिस साइड बारिश हुई इस साइड को क्या बोलते हैं? विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड। तो बारिश वाली जो हवाएं थी कहीं से आई, एक और सिनेरियो बता रही हूँ, समुद्र के पास भी हो सकता है पहाड़, है ना। बारिश वाली हवाएं कहीं से आई, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते वो थोड़ी ठंडी भी हो गई, उनके अंदर का जो मॉइस्चर था वो ड्यू पॉइंट से नीचे जाने पे कंडेंस हो गया, बादल बन गए, बारिश हो गई। ठीक है, तो यहाँ तो हो गई बहुत सारी बारिश। अब ये जो हवा थी आगे तो बढ़ेगी, कहाँ जाएगी? तो ये हवा आगे गई और अब ये पहाड़ी से नीचे उतर रही है। अब ये हवा क्या मॉइस्ट है? नहीं। क्या ये ड्राई है? बिल्कुल ड्राई है। अब ये ड्राई हवा धीरे धीरे उतर रही है नीचे। देखो नीचे क्यों उतर रही है? बिकॉज ये यहाँ इकट्ठी हुई है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, फिर ये नीचे उतरेगी। लेकिन अब जब ये हवा नीचे धीरे धीरे उतरती है, ऊंचे पहाड़ से उतर रही है, नीचे आते आते क्या यहाँ की हवा, जो एटमॉस्फेरिक एयर में बात कर रही हूँ मैं, इस हवा के पार्सल की बात नहीं कर रही जो इस बादल के बरसने के बाद बना है। नो, ये तो एक पार्सल बन गया एयर का जो बारिश के बाद है। इधर भी तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो ऊपर प्रेशर कम था, नीचे प्रेशर ज़्यादा है। एडियाबैटिक कॉन्सेप्ट याद करो, ये एक क्लोज सिस्टम हो गया। अब ये क्लोज सिस्टम धीरे धीरे नीचे आएगा और आसपास का जो एटमॉस्फेयर का दबाव है, जैसे जैसे नीचे आएगा एटमॉस्फेयर का दबाव इस पे पड़ेगा और दबाव पड़ेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यस, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कब? क्लोज्ड सिस्टम में। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आइडियल गैस लॉ जो होती है ना, आइडियल गैस लॉ जो आप बोलते हो PV = nRT, मैं लिख ही देती हूँ, PV = nRT आप बोलते हो, हाँ, तो ये है आइडियल गैस लॉ। ये क्लोज्ड सिस्टम पे काम करती है, यानी कि अगर कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, राइट, तो एटमॉस्फेयर लेकिन क्लोज सिस्टम नहीं है, ये ओपन सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की इनवर्स रिलेशनशिप होती है, डायरेक्ट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक क्लोज्ड एयर पार्सल की,
और जब वो नीचे आ रहा है और उसमें से हीट इधर उधर एक्सचेंज नहीं हो रही है तो वो क्लोज्ड हो गया। यहाँ पे आइडियल गैस लॉ काम करती है, जिसको हम बोलते हैं ना एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आइडियल गैस लॉ सिचुएशन फंक्शन करती है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो जैसे नीचे नीचे ये एयर पार्सल आएगा, आसपास की हवा का प्रेशर इस पे पड़ेगा, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, तो जैसे जैसे नीचे आएगा ना इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऐसी, वापस आ जाओ मुद्दे पे, मैं क्या समझा रही थी, तो ऐसी कैटाबैटिक विंड, कैटाबैटिक यानी हिल से नीचे आ रही है, ऐसी कैटाबैटिक विंड जो कि नीचे आते आते गर्म होती जाती है, यानी कि ये वार्म एयर है, ये वार्म एयर है जो पहाड़ी से उतर रही है, वो अब आप लोकल विंड्स में अगले लेक्चर में पढ़ोगे। जैसे कि फोन आप पढ़ोगे, FOEHN, FOHN भी लिखते कई जगह, फोन आप पढ़ोगे, आप चिनूक पढ़ोगे, ये लोकल विंड्स हैं। ये कैटाबैटिक विंड्स हैं, यानी ये पहाड़ी से ही उतर रही हैं, लेकिन ये ठंडी नहीं है, ये गर्म हवाएं हैं। ये गर्म हवाएं बर्फ को पिघला देती हैं, ठीक है। तो कैटाबैटिक विंड्स कैन बी ईदर कोल्ड विंड्स, जो कि फटाफट से नीचे फॉल कर गए, उनको गर्म होने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है, ग्रेविटी के और अपनी डेंसिटी के चक्कर में इतनी जल्दी नीचे फॉल कर गई, या फिर आसपास का टेम्परेचर भी बहुत ठंडा था, जैसे ग्लेशियर सिस्टम ले लीजिए, नीचे फॉल कर गई और कोल्ड हैं, फॉलिंग के टाइम नीचे आके एकदम चिल कर रही हैं, तो उनको हम बोलते हैं फॉल विंड्स। ऐसी कैटाबैटिक विंड जो नीचे आते आते वार्म अप हो रही है अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, यानी कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर के चक्कर में कंप्रेस होते हुए वो गर्म हो गई हैं, वो जब नीचे आती हैं तो उनको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह बुलाया जाता है। कुछ माउंटेन सिस्टम्स के पास उनको फोन कह दिया जाता है, कहीं पे उनको चिनूक कह दिया जाता है, एक्सेट्रा, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और जब ये नॉर्मली ग्रेविटी के चलते नीचे आ जाती हैं, कुछ नहीं तो इनको ग्रेविटेशनल कैटाबैटिक विंड्स भी ग्रेविटेशनल विंड बोल देते हैं, या फिर माउंटेन विंड बोल देते हैं, डाउन स्लोप विंड बोल देते हैं, ठीक है। तो कैटाबैटिक विंड जरूरी नहीं है कि ठंडी ही हो या गर्म ही हो, डिपेंड करेगा किस कंडीशंस में ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नाउ अगर ये गर्म होंगी और नीचे आ रही होंगी तो अगेन डिपेंडिंग ऑन कहाँ ये हवाएं चल रही हैं, ये या तो फायदेमंद होगी या नुकसानदायक होंगी। जैसे कि हम बात करें कि कैलिफोर्निया में फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, आई हैव नॉट रिटन इट हियर, कैलिफोर्निया की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे नीचे उतरते उतरते ये हवाएं इतनी गर्म हो जाती है कि वहाँ पे जो स्लोप पे जंगल्स हैं उनमें जो नेचुरल फायर लगती है ना, वो लग जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दीज विंड्स, डिसेंडिंग विंड्स, कैटाबैटिक विंड्स, ओके। और अगर यही हवाएं जैसे आप रॉकीज के आसपास पढ़ोगे तो वहाँ पे वो जो एकदम जमी हुई जो सर्दी होती है उसको बर्फ को पिघला देती हैं, तो नीचे के जो कल्टिवेशन होती है, जानवर उसको खा सकते हैं, तो एक तरह से हेल्पफुल हो जाती है। तो कहीं पे कैटाबैटिक विंड फायदेमंद होंगी, कहीं पे नुकसानदायक होंगी। वार्म वाली भी फायदेमंद और नुकसानदायक हो सकती है, कोल्ड वाली भी फायदेमंद और नुकसानदायक हो सकती है। सो इट एंटायरली डिपेंड्स कि कहाँ पे ये हवाएं चल रही हैं, ठीक है। ज्योग्राफी इतने छोटे से माइक्रो लेवल पे हम नहीं समझ पाएंगे, हर जगह अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है बिकॉज सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। बट अभी हम सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं। लोकल विंड्स जब हम पढ़ेंगे तो हम वो डिमार्केशंस अलग अलग देखेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, लोकल विंड्स। आज डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना समझो, लोकल विंड्स को टर्शरी विंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़े पैमाने पे, बड़े स्पेशल सेटअप में, यानी कि बहुत मैक्रो लेवल पे जो काम करती हैं वो थी प्राइमरी विंड्स, ओके। उसके बाद उससे छोटे कम स्केल पे आती हैं सेकेंडरी विंड्स, और उससे भी छोटे कम स्केल पे आएंगी टर्शरी विंड्स, यानी कि इनका इम्पैक्ट भी छोटा है, इनका स्कोप भी छोटा है, बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं ये अपना इम्पैक्ट डालती हैं, थोड़े एरिया में चलती हैं। सो टर्शरी विंड बोलते हैं, पर्टिकुलर पीरियड के लिए चलती हैं, स्मॉल एरिया में है, और लोकल डिफरेंसेस जो होते हैं ना टेम्परेचर और प्रेशर के, उसी की वजह से चलती हैं। ऑफ कोर्स कहीं भी प्रेशर में डिफरेंस होगा तो ही हवा चलेगी, तो जो लोकल डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से ये चलती हैं। जब बड़े लेवल पे डिफरेंस होता है तो सेकेंडरी चल रही थी, और बहुत ही बड़े पे होता है तो प्राइमरी चल रही थी, राइट। देन लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर में ही ये कन्फाइंड रहती हैं, ये अपर ट्रोपोस्फेयर तक ये विंड्स अपना इम्पैक्ट नहीं डालती हैं ज़्यादा। एग्जाम्पल है लू, मिस्ट्राल, फोन, बोरा। बोरा जैसे कि फॉल विंड है, इट इज़ अ फॉल कैटाबैटिक विंड, नीचे ठंडी आती है बोरा, ओके। पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। सो अब जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम ये सब पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी लोकल विंड्स हैं, और लोकल विंड्स के आपको नाम पता होने चाहिए, कहाँ ये फ्लो करती हैं पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, और निमोनिक भी आनी चाहिए ताकि इजीली याद हो जाए। तो टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड अगर आपको PDF वगैरह चाहिए
सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो सब लिखा हुआ है। सो जल्दी ही मिलते हैं। रियली होप सेकेंडरी विंड समझ में आ गए होंगे। सिंपल था बट ऑफ कोर्स नीडेड था लोकल विंड्स पे जाने से पहले, इसलिए हमने लेक्चर ले लिया। जल्दी ही मिलते हैं लोकल विंड्स के साथ में। जो भी फीलिंग्स, कमेंट्स, फीडबैक, अच्छे बुरे, व्हाटएवर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।